मुद्दतों बाद, जी हाँ, मुद्दतों बाद मायावती जी इतना सक्रिय हुई हैं। अब इतना सक्रिय हुई है वो भी मुद्दतों बाद, तो कुछ तो होगा दिमाग में, जहन में कुछ तो चल रहा होगा। अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 17 मंडल हैं। हर मंडल में मायावती जी जाएंगी, वहां स्टे करेंगी, वहां के बीएसपी के लोकल कैडर से 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगी। पूरे प्रदेश में 17 जगह मायावती जाएंगी और स्टे करेंगी। ये दृश्य आपने मेरे ख्याल से पिछले कुछ दशकों से तो नहीं देखा होगा किसी ने। इस बार होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मायावती जी कुछ तो सोचकर मैदान में आई हैं। क्या सोच के आई हैं, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी बीएसपी के सीनियर लीडर हैं, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गौतम राणे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, गौतम जी का बहुत स्वागत। गौतम राणे जी, मेरे ख्याल से जो बहुत नई उम्र के लोग हैं उन्होंने तो कभी मायावती, उनको याद नहीं होगा कि मायावती जी कब इतना सक्रिय रही लगातार, और वो भी बिना चुनाव रैली। भूल गए थे लोग कि कभी बिना चुनाव रैली भी होती, बोले नहीं वो चुनाव में ही होती है बिना चुनाव, वो और वो भी इतनी बड़ी रैली हो जाए कि आसपास के सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाए लखनऊ में। और उसके बाद ये फैसला करना कि 17 मंडल है और 17 जगह बहन जी खुद जाएंगी, स्टे करेंगी, और वहां मेरे ख्याल से बसपा में लोगों को नहीं याद होगा, जो बहुत पुराने नहीं होंगे, कि मायावती जी ऐसा कब उन्होंने किया था। और फिर ये भाईचारा कमेटी, क्या अखिलेश यादव को सामने रखकर बीएसपी अपनी रणनीति बना रही है? आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे? समझने की जरूरत है जी, जहां तक प्रश्न बहन माया और उनको लेकर के भाईचारा कमेटियां, ये कोई नई प्रक्रिया उनके लिए नहीं है, बहुत पुरानी प्रक्रिया है। कागज में कुछ होता है, धरातल पे कुछ होता है। इसके पहले भी भाईचारा कमेटियां बनी थी। अभी आपके चूंकि प्रबोधन में जो वो भूमिका लिखी गई उसमें ये बताया गया कि 2007 में इसी भाईचारा कमेटी ने बहन जी को जीत दिलाई थी। इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। 2007 में इस भाईचारा कमेटी ने कोई जीत नहीं दिलाई थी। 2007 में चूंकि सभी लोग पूरी तरह से ये मान बैठे थे कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी अपने चरम पे है, उस गुंडागर्दी से मुक्ति चाहने के लिए, चूंकि उस समय कांग्रेस मजबूत नहीं थी, बीजेपी मजबूत नहीं थी, इसलिए विकल्प के रूप में इनको स्वीकार कर लिया था। हाँ, ये जीत के बाद जरूर सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। बहुत कुटिल लोग हैं, नाम देते रहते हैं। इनके भाईचारा कमेटी का जो प्रश्न उठता है वो सिर्फ, हमने पहले भी शायद आपके यहाँ कहा था कि जब कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी तो उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, और बहन जी के पास पार्टी आते ही उसका फुल फॉर्म बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। आप कह रहे हैं कि 2027 में बहन जी करामात करेंगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं और उनको जितना समझते हैं उसके साथ कह सकते हैं कि पार्टी के 4 बड़े लीडर हैं। बहन मायावती जी खुद है, आनंद उनके छोटे भाई, आकाश आनंद उनके भतीजे, सतीश चंद्र मिश्रा, ये 4 के चारों भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप यकीन मानिएगा ये चारों चुनाव जीत पाने में असफल रहेंगे, चारों चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आज ये सच है कि सक्रियता, मेरे ख्याल से सक्रियता उनकी खुद की नहीं है, कहीं और से सक्रियता बनाई गई है। 9 अक्टूबर को पहली बार रैली नहीं हुई, इससे पहले बहुत रैलियां हुई है, और वो रैलियां जब 9 अक्टूबर को होती थी तो चारबाग का स्टेशन पूरी तरह से जाम हो गया था। 2 ओवर ब्रिज जो बने हैं वो भी टूट चुके थे। तो इसको ये कहा जाए कि सारे ऐतिहासिक पैमानों को तोड़ दिया है बहन मायावती जी की रैली ने, तो मेरे जी, ख्याल से ये गले से नीचे उतर पाना बड़ा मुश्किल है। और जी, जहां तक मुस्लिम को साधने की बात है, अमिताभ जी आपसे बेहतर कोई होमवर्क नहीं करता है। 1996 में कांग्रेस का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, और उस समय मुस्लिम के, खास तौर से अब्दुल्ला बुखारी जी के फतवे का बहुत महत्व हुआ करता था। मान्यवर कांशीराम जी ने अब्दुल्ला बुखारी से फतवे भी जारी करवाए थे,
और यहाँ तक कि उनके कहने पे एक तो जी 24 लोगों को टिकट भी दिया था। ठीक गौतम राणी जी, ऐसी स्थिति में भी मुसलमान का वोट नहीं पड़ पाया। ठीक ठीक तो गौतम आज राणी तो जी, छोड़ जी दीजिए। ठीक है। दो तीन बातें हैं जो गौतम राणी जी ने कही, वो उनका अपना मत है, लेकिन उसमें दो तीन बातें मुझे जरूर कहनी है। आज के दौर में किसी भी चीज को अंडरमाइन करो, उसको निगेटिविटी के साथ जोड़ो, तो भी लॉजिक मत छोड़ो, क्योंकि जनता सुनती है तो लॉजिक तो चाहिए ना। बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ी रैली की हो, किसी को याद हो, बिना मोबाइल देखे तो बता दे। जब से भाजपा का चरमकाल आया तब से नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कोई जिला लेवल पर भी रैली की हो तो बता दो, नहीं। साहस ही नहीं जुटा पाया कोई। और जो पार्टी जिसके खत्म होने की शोकांतिका लोग पढ़ दिए टीवी पर, जो 2007 के बाद सरकार में नहीं आई कभी, जिसके पास ना विधानसभा में कुछ है ना लोकसभा में कुछ है, उस पार्टी ने 5 लाख आदमी जुटा दिए तो कीर्तिमान नहीं है। आप बता रहे हो बसपा के चरमकाल का कि पुल टूट गया था, क्या आज चरमकाल है? नहीं ना, आज तो 9% वोट है यार। संतुलित रहना चाहिए। 9% वाली पार्टी को ऐसा करके दूसरी दिखाए कि जिसमें अपनी रोटी, अपना प्याज और आम के अचार का एक फांक पॉलीथिन में पैक करके आदमी लखनऊ चलाओ। एक और महत्वपूर्ण बात कि गौतम भाई ने कहा कि ये भाईचारा कमेटियों का कोई श्रेय नहीं है, वो तो इसलिए जीती कि समाजवादी को हटाना होता है। ये अर्ध सत्य है। ठीक, हर चुनाव में जो भी पार्टी जीतती है गौतम जी, उसके जीतने का आधा कारण यही होता है, ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। आधा कारण ये होता है कि जो वर्तमान में सत्ता में है उसको जनता हटाना चाहती है। ठीक, तो आधा कारण तो यही होगा। 52 से चुनाव हो रहा तब से लेके आज तक, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब में आधा कारण यही होगा। इसका मुलायम सिंह मायावती से कोई लेना देना नहीं इस विषय का, ये बात जान लो गौतम राणे। ठीक, 50% में जनता देखती है कि पार्टी कैसी है, एक्स को हटाना है, अब किसको लाना है। वो 50% पार्टी का चेहरा, नेता का चेहरा, उसके कमिटमेंट काम करते हैं, ये जान लीजिए। ये तो नेहरू के समय से चल रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। जिस दिन भाजपा सत्ता से जाएगी तो उस दिन इसलिए जाएगी कि 50% तो लोगों ने कहा भाई भाजपा को हटाना है। 50% में वो चुनेंगे कि किसको लाना है। तो उस 50% में परफॉर्मेंस होनी चाहिए पार्टी की भी, नेता की भी। ऐसा नहीं हो सकता कि सपा से नाराज थे तो मायावती जी घर में अंदर बैठी थी, जाके दरवाजा पीटा, बोले तुम्हें हमारी कसम, जल्दी निकलो, शपथ करानी तुम्हारी। ऐसा नहीं था ना, ऐसा कभी होता भी नहीं। संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। एक बात कह के सुरेश जी के पास जाऊंगा। अशोक जी की पार्टी का और सुरेश जी की पार्टी का गठबंधन हो गया 19 में। वो गठबंधन नहीं था, महागठबंधन था। रिजल्ट कुछ नहीं आया, 5 इनको आई, 10 उनको आई। मैंने पूछा अशोक जी, एक बहुत सीनियर नेता से आपकी पार्टी के, बैठे थे, हमने भाई ऐसा कैसे हो गया लोचा, इस लोचे की तो संभावना नहीं थी। तो उनने कहा भैया अग्निहोत्री जी, चुनाव लड़ा जाता है। क्या गौतम जी? उन्होंने कहा चुनाव लड़ा जाता, चुनाव घर में बैठ के नहीं होता ना। अब बोले जिनको ही लग रहा था कि ये डोलो की गोली है, ऐसे खाएंगे, चुनाव जीत गए, हार गए। कोई भी पार्टी जीतती है, उसका लीडर संघर्ष करता है, उसकी पार्टी संघर्ष करती है, उसका वोटर संघर्ष करता है, तब जीतती है। ये बात हमको माननी चाहिए हमेशा। और कोई हारती है तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते हारती है। सुरेश जी, बहन जी भाईचारा कमेटी फिर से सक्रिय कर रही हैं। मंडल स्तर पर वो खुद जाएंगी, रुकेंगी, वहां बुलाएंगी लोगों को। 17 मंडल हैं, सब जगह खुद जाएंगी, खुद रहेंगी। ऐसा मेरे ख्याल से 30-35 साल के जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उम्र के, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं होगा।
आप जैसे लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन उससे छोटे लोगों ने तो नहीं देखा होगा कि मायावती जी कभी बिना चुनाव के निकली हो। अब निकली है तो ऐसा निकली है कि बिल्कुल द मीटिंग द मीटिंग द मीटिंग, और उसका लब्बो लुबाब समझ में लोगों को ये आ रहा है कि उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी का जो पॉलिटिकल थीसिस है, पीडीए, वो है। वो चाहती हैं कि इनके पीडीए में सेंध लगे ताकि सपा कमजोर हो। सुरेश जी। जी हेलो। जी सुरेश जी। जी बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है सर, एक बार जी। अपना वो रिपीट कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी जी होगी। हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए। मायावती जी ओवर एक्टिव हो गई। ओवर एक्टिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले वो कतई एक्टिव नहीं रहती थी, इसलिए अब ओवर एक्टिव हो गई। मतलब जैसे कोई आदमी 100 दंड करता हो तो 150 करने वाले करे तो ओवर एक्टिव नहीं, लेकिन एक आदमी कतई दंड बैठक ना करता हो, सीधे 100 करे तो ओवर एक्टिव। वो ओवर एक्टिव हो गई हैं। भाईचारा कमेटी भी बन गई। कल एक बैठक भी बुलाई है, प्रदेश भर से 100-150 मुसलमान आएंगे वहां, प्रोमिनेंट चेहरे, उनके साथ गुणागणित समझेंगी। खुद निकलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। 17 मंडल हैं, हर मंडल में बहन जी जाएंगी, रुकेंगी, बात करेंगी लोगों से 1 to 1। कहा जा रहा है अखिलेश यादव का खेल खराब करने के लिए बहन जी सक्रिय हुई हैं। सुरेश जी। देखिएगा, इसमें ओवर एक्टिंग और उसका तो कोई लेना देना नहीं रहता है। ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिव जी। और जी अखिलेश जी कुछ भी कहें, हम लोग तो अपना मूल काम कर रहे हैं। जो हमको करना चाहिए था हम पहले से करते चले आ रहे हैं जी। और आज उसमें और तेजी आ गई है। इस वजह से ये लोग जो हैं भ्रमित हो रहे हैं सारे लोग। हमारा मानना तो ये है कि जो पहले हमने नारे दिए हैं या हमने सर्व समाज की बात कही है, उस सिद्धांत को हम पूरा करना चाहते हैं और पुनः 5वीं बार सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसमें अखिलेश जी क्या कहते हैं, बसपा को उससे ज्यादा सरोकार नहीं है। जी अशोक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी को अब भी यही लगता है जैसा शिवपाल जी कह रहे थे? अभी कह रहे कुछ नहीं, वो तो सब भाजपा वाले चला रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं। एक और मेरी अपनी थ्योरी है, गौतम राणे जी मेरी थ्योरी से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरी फिर भी अपनी थ्योरी यथावत है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि अगर बसपा 9% से चल के 15% तक भी आ गई विधानसभा में, 6% वोट और जोड़ लिया, तो खेल खराब कर, ठीक ठाक खेल खराब करने की सामर्थ्य उसके पास भरपूर आ जाएगी। सरकार बनाने के लिए 30% चाहिए कम से कम, लेकिन खेल खराब करने के लिए भगवान का आशीर्वाद है 15% में जम के खेल खराब हो जाए था उत्तर प्रदेश में। चाहे जितना खेल खराब कर लो, चाहे जिसकी टांगे खींच लो। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा? अंता जी देखिए, आपने जो सवाल किया उसका लगभग 15-20% जवाब आपने खुद ही दे दिया। अगर बहन जी 15% हो जाएंगे तो खेल खराब हो जाएगा। खेल खराब करने के लिए बहन जी मैदान में है। अच्छा देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका मुखिया को अधिकार है और उसको चाहिए भी कि अपने दल को मजबूत करें, और बहन जी भी मजबूत करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है, उस हाथी के ऊपर जो महावत है वो बहन जी अब नहीं रही। उस महावत की भूमिका में भाजपा आ गई और इसीलिए समस्या हो रही है कि जो 23-24% वाली बसपा आज 8-9% संघर्ष कर एक विधायक किसी तरह जीता। तो उस महावत की भूमिका में अगर बहन जी रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उस महावत की भूमिका में आने की कोशिश युवा जोश आकाश आनंद जी ने दिखाया था, यहाँ महावत बनेगी उस हाथी का, उनका पखना हमें तो आ गए, दोबारा आ गए और बड़े ओहदे पर आ गए, दोबारा आए, बड़े ओहदे पर आए। और नहीं तो जैसे उनका पंख कतर करके फिर दूसरी भूमिका में करके उनको कहा गया कि आपका अधिकार यही है, महावत बनने की कोशिश करो फिर बाहर कर देंगे। तो अच्छा, दूसरी बात देखिए,
वो आपने कहा बहन जी की रैली की बात आपने कहा 9 अक्टूबर की, तो उस रैली में फंड मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, बस मैनेजमेंट, ये सारा मैनेजमेंट सरकार, योगी सरकार का था। और बहन जी को थोड़ा तसल्ली से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। वो मंचवे पे शुरू हो गए उनको धन्यवाद देना। जो बात हम लोगों को कहना चाहिए था वो बात बहन जी मंच पर ही सारे जितने एहसान थे भाजपा के, ये सारे एहसान का जो है ऋण अदा करने की कोशिश उन्होंने मंच से किया। योगी जी को धन्यवाद दे दिया, उसी योगी जी को धन्यवाद दिया जिनकी सरकार में क्राइम अगेंस्ट दलित टॉप पर है। नहीं अच्छा अशोक जी, मुख्य अशोक जी, किसी भी राज्य की पार्टी को अपने राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना और पार्टी से मतभेद होना दोनों अलग चीजें हैं। क्या राजनीति इतनी अशिष्ट हो गई कि धन्यवाद देना गुनाह हो जाएगा? बोले धन्यवाद कैसे दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतना शिष्टाचार तो रहना चाहिए भाई। पाकिस्तान और भारत की लड़ाई तोड़ी ना यार। जी अमिताभ जी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक संस्था होती है, ये कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, एक संस्था होती है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया, मतलब योगी सरकार को धन्यवाद दिया, मतलब जो क्राइम अगेंस्ट बेमन वाली क्राइम अगेंस्ट दलित जो टॉप पर है हिंदुस्तान में, उस सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया जिस सरकार में दलित उत्पीड़न टॉप पर है। लेकिन उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। अशोक जी, उन्होंने कारण भी बताया था कि हम क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। उस कारण को साथ लेके चलिए, ऐसा नहीं कहिए कि उस कारण को हटा दो। उन्होंने ये तो कहा नहीं था कि अल्ल बल्ल सीधे आके कह दिया योगी जी का धन्यवाद। उन्होंने पहले डिटेल में कारण बताया, सपा को लठियाया, कहा इन्होंने ऐसी दुर्दशा कर दी स्मारकों की, पैसा खा गए। आपको अच्छे से लठियाने के बाद उन्होंने धन्यवाद कहा। ये पूरा प्रसंग है भाई। देखो, आधा सुंदरकांड न पढ़ो तो पूरा पढ़ो। पूरा सुंदरकांड देखिए। उन्होंने दलित समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को लेकर के सरकार से क्या एक भी सवाल पूछा उस रैली में? नहीं पूछा। पूछना चाहिए था बहन जी को। विपक्ष में वो भी है विपक्ष में, हम भी विपक्ष में। और लास्ट बात मैं कहूंगा, शतरंज अगर आप लोग खेलते ही होंगे, राजनीति में शतरंज का चाल बड़ी अच्छी होती है, खेलने में मजा भी आता है। अगर आप हाथी की चाल देखेंगे तो हाथी किस लिए चला जाता है? हाथी चला जाता है राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाथी चारों तरफ चलता है और बड़ा मजबूत मोहरा, वो 5 अंक होता है उसमें हाथी में, और हाथी का चाल सिर्फ राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। वही हाथी की चाल आज राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चल रही शतरंज के मोहरे में। इस बात को तो दलित समाज, मीडिया समाज समझ चुका है कि हाथी की चाल राजा को मजबूत करने के लिए, राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए चली जा रही है। और इस हाथी का महावत भाजपा है। 2 बातें, हाथी की चाल और हाथी का महावत। इन दोनों बातों को पीडीए समाज समझ चुका है। बहन जी 8%, 9% छोड़ दीजिए बसपा का, वो 8% अपना जो एग्जिस्टिंग वोट बैंक है उसको मेंटेन करना, यही उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष। ठीक। देवेंद्र प्रमुख जी के पास जाऊं, बाकी वो जवाब देंगे कि ये महावत है कि नहीं है। ये हाथी के ऊपर बैठे, हाथी के नीचे बैठे, साइड में बैठे, क्या कर रहे हैं वो बीजेपी बताएगी। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि व्यवहारिक रहिए। बहुत समय नहीं बीता जब आजमगढ़ की प्रतिष्ठापूर्ण सीट समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार इसलिए हार गया कि बहन जी ने वहां गुड्डू जमाली को खड़ा कर दिया। इसलिए ठंड रखे, सब बात ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अर्थमेटिक थोड़ा हमको भी पता है ना। जरा सी तो विधानसभा होती, जरा सा उसका वो होता है मतदाता समूह। अशोक जी, 5000 वोट इधर से उधर हो जाए तो फलाना तो हार ही जाएगा, जीते चाहे कोई। क्या सच नहीं? और जो लोग ये कहते कि चाहे जो हो हमें कोई मतलब नहीं, उनके लिए मैं एक बात कह दूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का एक चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी की पराजय हुई। पराजय के बाद एनालिसिस हुई। अशोक जी, 100 सीट्स गिन के, 99 नहीं, 100 सीटें ऐसी थीं जिनको सपा की लीडरशिप ने माना मेरे साथ बातचीत में कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ मायावती हार गए। मायावती ने वही आदमी खड़ा किया जो हमने खड़ा किया जिस वर्ग से। अब वो 10,000 वोट भी ले गया तो हम तो हारी गए, बाकी जो हुआ सो हुआ। राणे जी, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। देश का मुझे नहीं पता।
आपका उम्मीदवार 10,000 वोट भी ले जाएगा तो किसी की टांग तो पकड़ के खींची देगा नीचे, उसका तो 3-5 हो ही जाएगा। देवेंद्र प्रमुख जी, आप पर फिर वही पुराना आरोप है कि हाथी राजा को बचाने के लिए उतरा है और हाथी के मस्तक पर महावत की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, मेरी आवाज मिल रही है ना? खूब मिल रही जी। सर मेरी जी, मिल आवाज रही है मिल रही है आपको? खूब मिल रही है, अच्छे से मिल रही है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले तो कि मैंने बड़ी गंभीरता से पूरे पैनल को सुना और आपके विश्लेषण को सुना है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से आपका, कि सत्यता के साथ सारी चीज आ जाती है निकल कर। जिस तरह हमें एलिकेट इसमें किया जाता, बार बार यही चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैनेज करती है। हमें तो सबसे ज्यादा जो लड़ाई होगी वो हमारी बहुजन समाज पार्टी से होगी। समाजवादी पार्टी भूल रही है इस बात को कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस देश का दलित और जो पिछड़ा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज में उत्तर प्रदेश से अलग भी अगर इसका निष्कर्ष निकाल के देखेंगे अमिताभ सर, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरा ये है कि जब लड़ाई होगी, जब संघर्ष होगा, तो उसमें ये थोड़ी देखा जाना कि कौन आगे कौन पीछे, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 4 बार आप रहे हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर बेटा तक लेकर जो रही हैं, और 4 ही बार बहन जी रही है। आप दोनों बराबर के कद हैं, आप दोनों की लड़ाई है, इसमें हमें घसीटने का कौन सा आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमें एक चीज की बहुत खुशी है कि आप हो या आपसे अलग और कोई दल भी हो, सबकी टक्कर हमसे है तो हम बिल्कुल सेफ हैं, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात यह है कि हम लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें सरकार बनानी है, हम लड़ाई इसलिए लड़ेंगे तीसरी बार कि हमें इतिहास बनाना है, क्योंकि इतिहास तो हमने रचा है। 27 वर्षों में बढ़ाए दो 8 वर्षों तक का कार्यकाल, जब पूरी डिबेट भी कम पड़ जाएगी, निष्कर्ष निकल कर आएगा क्यों जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। सर ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे जंगल राज के नाम से, जिसे पिछड़े बैकवर्ड के नाम से, जिसे टूटते हुए प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी में पहले नंबर का प्रदेश है। दलित हो, पिछड़ा हो या अग्रिम हो, मैं तो ये कहता हूं सर अल्पसंख्यक भी हो, वो भी चाहता है कि उसका प्रदेश में सुशासन अच्छा हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए बिजनेस हो। आज पहले नंबर की इकोनॉमी है हम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सर पीडीए का, अमिताभ सर विशेष रूप से धन्यवाद आपका कर रहा हूं, ये पीडीए मेरे लिए बड़ी सिरदर्दी है। मेरी डिबेट में बहुत पीडीए आता है और मैं इस पर हमेशा उंगली उठाता हूं। आज बहन जी का धन्यवाद है विशेष रूप से कि इस पीडीए का असली मतलब और निष्कर्ष अब निकल कर आए। आने वाले समय में मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आने वाला है सर, कि पीडीए की जो परिभाषा है वो अखिलेश जी के सर में रात को नींद जो है उसको बड़ी दिक्कत करने वाली है। ज्यादा समय नहीं लगेगा इस सभा को, अब इनकी जो रैली होने जा रही है, इनकी सभा जो होने जा रही है, इसके बाद और आगे चुनावी जो अगला साल शुरू होगा उसमें देखना कि आप पीडीए से कैसे हटते हैं अशोक जी और अशोक जी की पार्टी। ये पीडीए में जो आपने ए फंसाया ना, अब पता चलेगा, क्योंकि आप सतीश मिश्रा जी को भी कह रहे हैं, बहन जी कह रही है, बिल्कुल कह रही है, और उन्होंने अल्पसंख्यक की बात डंके की चोट पर की है, सम्मेलन कर रही है, और यही लड़ाई आपके लिए है। लेकिन आपने एक चीज की है वो क्लियर होने वाली है। आपने अगड़े में जो ब्राह्मण के लिए यूज किए, मनुवादू से लेकर मिश्रा से लेकर गालियों तक लेकर, और फिर आप कहते हो कि हमारा दोनों का यही समन्वय है कि हम अल्पसंख्यक को भी वहीं रखना चाहते हैं, और उस मनुवादी जिसकी नाम से आप पहचान दे रहे हैं, समाज को, अग्रिम समाज को, बड़े समाज को, जो हमेशा दिशा देता है। क्या आपकी सरकार रही हो, क्या बहन जी की सरकार रही हो, जिन्हें आप मनुवादी बोलते हैं, दोनों सरकारों में उनकी अहम भूमिका रही है। तो भाई क्लियर तो करना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा गरीब व्यक्ति अल्पसंख्यक भी हो सकता है, उसमें अग्रिम वाला भी हो सकता है, उसमें ओबीसी वाला, एससी एसटी कोई भी हो सकता है, प्योर दलित भी हो सकता है। सबकी बात करिए ना, हिम्मत हो तो आप हिम्मत के साथ आइए। और ये जो बांटने वाला ना, किसी का एमवाई का समीकरण था, बहन जी का अपना समीकरण था, मुझे उसमें खोलने की बताने की जरूरत नहीं है। वो समीकरण अब चढ़ने वाला नहीं है सर, उस समीकरण का विश्लेषण होता है, निष्कर्ष निकल रहा है। आने वाले समय में मैं आज बड़ी बात कह रहा हूं सर, धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी खत्म की तरफ अमिताभ सर
27 के बाद आप फिर देखना एक बार, आज ये डिबेट है नोटेड होती है कि अपनी औकात का सबको पता लग जाएगा कि देश ठीक बात। क्या चाहता है, आज का ठीक युवा क्या चाहता है। ठीक, इस पे आज सवाल पर भारत- सुरेश जी आज का अरे भारत क्या अशोक जी चाहता से पूछूंगा, लेकिन सुरेश जी आपके पास आ रहा हूं। जी कहा जा रहा है कि हाथी के सर पर भाजपा महावत के रूप में बैठी है और हाथी राजा को बचाने के लिए मैदान में घूम रहा है। लो कर लो बात, ये बताओ। ये साहब बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जी महावत का अर्थ भी नहीं जानते होंगे। कभी कभी महावत के हाथी कुछ कुछ और भी कर देता है, देखा होगा। और जो अभी भाजपा के साथी बोल रहे थे, देखिएगा आपने जो एक जिक्र किया पद दलित का, जी तो वो सपा के पास तो कोई भी उसकी डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, न उसका आप जानते हैं। दलित की बात यदि हम करते हैं तो हम बसपा करती है इस देश में। प्लस एक और बात है कि जब हम इसको देखें तो मनुवादियों में भी जो शुद्धवादी होते हैं, क्या उनको हमने तवज्जो नहीं दी? क्या वो हमारे साथ नहीं है? क्या उनको मान सम्मान नहीं मिला है? और ये तो हम बसपा को बदनाम करने के कुछ लोगों ने ठेके ले रखे हैं। भिन्न भिन्न तरह के जो नारे दिए, गाली शब्द जो इस्तेमाल किया गया, वो सबका सब हमारा कुछ नहीं था। मैं पहले भी सिद्ध कर चुका हूँ चैनल्स पर, अनेकों चैनल्स पर। और ये अगर मान लीजिए ब्राह्मण समाज ने उस दौरान कार्यक्रम किया और ये नारा लगाया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो नारा तो सही मायने में कह दूं तो बसपा का न था। अगर मान लीजिए मेरा ब्राह्मण समाज, सुधारवादी समाज, जो ब्राह्मण समाज में सुधारवादी है, अगर वो इस तरह का मान सम्मान देकर दे रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, तो फिर हमको क्या ऐतराज है? वो जब हमें साथ दे रहे हैं तो हमें तो सबके साथ की जरूरत है। और जो सर्व समाज की बात है, उसमें देखिएगा ना, हमारी सरकार में ब्राह्मण भी रहे हैं, हमारी सरकार में ठाकुर भी रहे हैं, क्षत्रिय भी रहे हैं। और यदि आप देखें तो मेरे ठाकुर समाज ने ही हमारा उत्तर प्रदेश में पहचान बना रखी है, बलिया से जो हमारे एमएलए साहब हैं। और जहाँ तक वैश्य वर्ग की बात है, तो आपको याद दिलाता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने यदि पहला एमएलसी बनाया तो सुधीर गोयल को बनाया था, वैश्य समाज से आते हैं। तो बसपा तो सबको मान सम्मान देती है, लेकिन वो लोग उसका अर्थ क्या लगाते हैं ये उनकी समझ पर रह जाती है। और अभी तो 27 के लिए जो बात कही, कुछ चीजें गर्व में हैं जिनके भविष्य के विषय में कोई ताकत के साथ बात नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात आपकी मुझे ठीक ठीक से नजर आ रही है। कौन सी? कि यदि चुनाव होगा तो बीजेपी और बीएसपी में होगा। इन ललुआओं का कुछ पता नहीं चलेगा। ललुआ शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, कांशीराम साहब जिसको ज्यादा प्यार करते थे उसको ललुआ बोलते थे, इसलिए उसका शब्द का और अर्थ पुनर्थ न लगाएं। तो जो ये लोग हैं, ये लोग खाक भी नहीं जानते हैं बसपा की विचारधारा के विषय में। जो बाबा साहिब की विचारधारा आप देखो ना, आज अगर बहुजन समाज पार्टी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने अगर बाबा साहिब को घर घर तक नहीं पहुंचाया होता तो आज आप लोग भी बाबा साहिब का नाम ले रहे होते। और यहाँ की तो छोड़ दो, विदेशों तक पहुंचा दिया है। तो मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाई हुई पार्टी है, सिद्धांत हैं, हम उन्हीं पर चल रहे हैं, कहीं कोई हील उज्जत नहीं है उसमें। और उसी पर चल करके आपको 27 में रिजल्ट देंगे हम लोग। ठीक बात सुरेश जी। जी गौतम राणे जी, कई बार ऐसी स्थिति फंसती है कि, और ये बात जो भी बड़े राजनीतिक विचारक रहे, जिसमें को मैं काशीराम जी को भी मानता हूं और लोहिया जी, इस तरह के जो लोग रहे, उन्होंने इस बात को, इस व्यावहारिकता को बहुत बिना किसी आडंबर के स्वीकार किया और इसको नरेट भी किया कि भाई अगर आप जीत नहीं सकते और आपको पॉलिटिकल रिलेवेंस कायम रखनी है, राजनीतिक प्रासंगिकता अपनी, तो आपके अंदर हराने की ताकत होनी चाहिए।
और कांशीराम ने जब बसपा बनाई तो बहुत समय तक वो इसी शगल में रहे कि भाई चलो पूरे देश भर में हराएंगे, आ जाओ, कहां हरवाना चाहते हो, किसको हरवाना चाहते हो, आओ मेरे पास मिलो। बहुत से आंकड़ों का मैं गवाह हूं, बहुत से घटनाओं का तो प्रत्यक्ष गवाह हूं उनके साथ बैठ के। बोले हाँ बताओ ये क्या डील है, लाओ प्रस्ताव, हम आएंगे, लड़ेंगे वहां चुनाव। तो वो कहते थे कुछ ना कुछ होता रहे, आपके पास इतना वोट इकट्ठा हो गया, आप डलवा सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं, तो उस लक्ष्य की ओर लड़ो, और नहीं तो कम से कम ये खौफ तो हो गया आप हरवा सकते हैं। बसपा इस धारणा पर खूब काम करती है। देखिए अमिताभ जी, इसको समझने की बात है। जहां तक माननीय कांशी राम जी का जब प्रकरण आता है, पार्टी बनाते समय उन्होंने ये कहा था कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ेंगे, लेकिन तीसरा चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे। ये नहीं उन्होंने कभी कहा था कि तीसरे चुनाव में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने के बाद हम दिन प्रतिदिन इतने गिरते चले जाएंगे कि मुझे ये कहना पड़े कि हमारे एक क्षत्रिय है जो हमारा सम्मान और हमारी वजूद को बचाए रखे। इतना बुरा अगर दिन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पार्टी का गठन माननीय कांशीराम जैसे व्यक्ति ने किया है, वो पार्टी अब विचारधारा पे नहीं चल रही है। और आप 2007 के चुनाव की बात कर रहे थे, हम फिर उस बात को दोहराएंगे कि 2000 ये सच है कि 50% उस सरकार को हटाने के लिए चुनाव होता है, लेकिन 50 उसमें जो 30% न्यूट्रल वोट होती है, वो ये देखती है कि वो चुनाव उनको हराने वाला कौन है। तो 2007 के चुनाव में न तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी हराने की स्थिति में थी, न कांग्रेस हराने की स्थिति में थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी हराने की स्थिति में थी। तो मजबूरी में, बाय डिजाइन नहीं, बाय डिफॉल्ट बीएसपी को वोट किया गया था। और वही बात जो है, मेरे ख्याल से बहन जी के जो पूरी तरह से ये गुमान आ गया कि मुझसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ, वो। और तीसरा आप कह रहे थे कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी अगर इतने काबिल होते तो आज से सतीश चंद्र मिश्रा नहीं। जब वो 95 में एडवोकेट जनरल बने थे, उसके बाद कंटिन्यू पार्टी में है, और आज तक एक चुनाव नहीं जिता पाए, आज तक एक भी जनाधार नहीं बढ़ा पाया। और आप उनको खड़ा करके कह रहे हैं कि इनको हमने ब्राह्मण जोड़ने का जिम्मेदारी दी है और ब्राह्मण जोड़ेंगे। तो विश्वनाथ पाल को किस लिए आपने किया? झाड़ू लगाने के लिए। उसको भी प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया था, कम से कम उसको खड़ा करके उसकी इज्जत बढ़ा देती। तो प्रश्न यह है कि आप कह रहे हैं कि 6% वोट बढ़ेगा। अमिताभ जी, आप ये जान लीजिए, अब इस बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीएसपी का जब फुल फॉर्म ही बदल गया तो हम बहुजन समाज पार्टी नहीं कहेंगे, केवल बीएसपी कहेंगे। अदरवाइज हमारे दोस्त सुरेश चंद्र जी को बुरा लग सकता है जब हम उसका फुल फॉर्म बता देंगे बांदी संपत्ति परियोजना हो गया है, तो शायद बुरा लग सकता है। मैं अपने दोस्त को नाराज भी नहीं करना चाहता। अरे भैया, ऐसी स्थिति में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में हम किसी के समर्थक नहीं है। राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है, कहीं ऐसा भी तो नहीं लग रहा जो अभी किसी के गले नहीं पच रहा होगा। किसी भी रैली में एक पार्टी के मुखिया की या मुख्यमंत्री की तारीफ करने का मतलब ये भी होता है आप बेहतर राजनीति की नब्ज पकड़ते हैं अमिताभ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन मतदाताओं का नब्ज टटोला जा रहा हो कि अगर कल हमें इनके साथ आकर के चुनाव लड़ना पड़े तो आप हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। ये ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ठीक है गौतम भाई जी, ठीक है भाई। एक बात ध्यान रखो, किसका किसके साथ गठबंधन नहीं हो चुका यार, काय को उसकी अलग से वो ध्वज पताका लिए चलो। सबका सबके साथ गठबंधन हो चुका, और जिनका नहीं हुआ उनका आगे हो जाएगा। 307 के मुलजिम जो लोग थे उनके साथ गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ बसपा का? 307 का मुकदमा दर्ज कराया था ना। मुलायम सिंह जी को जिताने की अपील करने गई बहन जी, आजम खान को जिताने की अपील करने गई। उन बातों में अब वो कोई तत्व नहीं बचा
कि गठबंधन किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। सब ओपन है गौतम राणे, अब सब ओपन है भैया, वो सब कुछ नहीं कि और वाद और फलाने ने कहा था और फलानी संहिता में लिखा था और चरक ऋषि ने ये कहा और फलाने विचारक ने कहा। कोई विचारधारा नहीं, केवल धारा का मामला है। और सब आंख कान खोल के बैठे हैं, सब रोटी खाते, कोई घास तो खाता नहीं। जिसको जहां जीत सकते वो अलायंस कर लेंगे, नहीं जीत सकते तो दो दो हाथ करेंगे। हर आदमी अपने उतना चैतन्य है, इसलिए ये मैं कभी भी मैं इस बात पे चौंका ही नहीं कि फला फला का अलायंस हो गया, मैं कभी नहीं चौंकता। होना चाहिए। अरे डकैतों के गिरोहों में मर्जर हो जाता है, ये तो सियासत है। क्या बुराई है? सब में सबका ओपन है। अशोक भाई, एक बात जो भाजपा ने कही कि 2027 बीत जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश से रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय दलों की विदाई का समय आ जाएगा। क्या मतलब है इसका? और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जो कह रही है भाजपा। आपकी दृष्टि में भाजपा को एक सेकंड, आपकी दृष्टि में भाजपा को ऐसा कहने का मादा कहां से आया है? इसके पीछे क्या है? मुझे लगता है अमिताभ जी, आपको अमित शाह जी का जो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और बताया कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। बाद में उन्होंने लिपापोती भी किया, लेकिन वहीं से उस संकेत उन्होंने देना शुरू किया और इसके पहले उन्होंने महाराष्ट्र में भी दिखाया और बिहार में नीतीश कुमार जी को डाउन करते 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 इतना डाउन कर देंगे इस बार कि वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी आज से कोई नई चाल नहीं है। वो बिहार और महाराष्ट्र में, वो उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं भैया। अशोक भाई, वो उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं। यहाँ तो ये शिंदे और नीतीश है नहीं, यहाँ तो अखिलेश जी है, मायावती जी, दो ही हैं रीजनल में। जी बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि एक रीजनल दलों को समाप्त करने की एक उनकी स्ट्रेटजी है। और वाजपेयी जी ने, जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक रजत शर्मा जी के शो पर एक बात कही थी कि हमने एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला, फिर दोनों कांटे को फेंक दिया। आपको याद होगा, आप बहुत सीनियर हैं, हम लोग उसमें बच्चे थे। जी तो हाँ। उन्होंने सपा और बसपा को कांटा बोला कि हमने एक कांटे से दूसरे को निकाला, फिर दोनों को फेंक दिया। तो ये तो उनका पुरानी स्ट्रेटजी है। सवाल ये है कि आपने कहा कि हरवाने के लिए बसपा लड़ेगी, तो मुझे लगता है जो इधर पॉलिटिकल सिनेरियो, जो पॉलिटिकल परसेप्शन या राजनीतिक विमर्श जिसको कहते हैं हिंदी में, ये विमर्श थोड़ा सा चेंज हुआ है। और आप मुझसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं इस विमर्श को कि अब आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो मतदाता है, वो उसका कोशिश ये रहता है या तो सरकार बनाओ या तो सरकार गिराओ। बीच वाला जो मतदाता होता है उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, ना कि अब वो नेग्लिजिबल धीरे धीरे होते जा रहे हैं। अगर नेग्लिजिबल नहीं होते तो एक विधायक बसपा का जीतता। वो सिर्फ सरकार बनाना या सरकार गिराना, दो ही उनका विमर्श रह गया। और इस तरह बसपा अगर सोचेगी अशोक भाई, एक छोटा सा सवाल, फिर आप अपनी बात कहिएगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सीन पर एक छोटा सवाल ले रहा हूं। अभी तो सब हाइपोथेटिकल है, जब तक जनता फैसला न दे सकते। सपा का एक भी बसपा का एक भी विधायक नहीं आया, चलो हमने मान ली, क्या? लेकिन उन्होंने 80 सीटों पर 5,000, 10,000, 12,000, 14,000 वोट उनके लोगों ने पाए और उससे 1,500 वोट कम से आप लोग हार गए। तो आपका तो हो गया जो होना था। उनका एक भी नहीं आया। मान लो उमाशंकर जीत गए तो क्या, मान लो उमाशंकर नहीं जीते तो क्या? आपका तो 3-5 हो जाएगा। नहीं, उन्हें क्या करना है? जिस जात का आप एक बार मैं तो बड़ा ब्लंट होके पूछ ले रहा हूं, मैं इस शास्त्र की भाषा नहीं बोलता टीवी की बहस में, कठिन कठिन शब्द। उन्होंने, आपने कुर्मी लड़ाया, उन्होंने कुर्मी दूसरा खड़ा कर दिया, बात खत्म। चलो, उससे कहा तेरे नाते रिश्तेदार हैं? बोले हैं। बोले 5,000 वोट जुटा लेगा? बोले जुटा लेंगे। बोले चल 4,000 हम दे देंगे। 9,000 हो गए? बोले ठीक। बोले काम हो जाएगा, डन, जाओ, गो अहेड। इसमें तो कोई पुलिस नहीं पकड़ रही उनको। जहां कोरी लड़ाओगे वहां कोरी खड़ा कर देंगे, और जहां मुसलमान लड़ाओगे वहां मुसलमान कर देंगे। शेख लड़ाओगे तो शेख सामने खड़ा करेंगे, और जुलाहा लड़ाओगे तो जुलाहा खड़ा कर देंगे। मेरे पास ऐसे 100 उदाहरण हैं। मैं सिद्धांत की तो बात ही नहीं करता, मैं विशुद्ध प्रैक्टिकल आदमी।
100 उदाहरण हैं जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी अशोक यादव। वो आपकी लिस्ट उनके सामने थी, बोले देवेंद्र प्रमुख, बोले राजू प्रमुख को लड़ाओ, अशोक यादव बोले मुन्ना यादव लड़ाओ, क्या गौतम राणे बोले सुरेश राणे लड़ा दो, जा काम हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि बहुत बड़ी मीटिंग हुई हो, बहुत विदेश से विद्वान बुलाए गए हो, थीसिस बनी हो, ना ना ना, ऐसा तो हो चुका है। अशोक भाई जी अमिताभ जी, 2022 के विधानसभा चुनाव का आप बात कर रहे हैं, और उस चुनावों में जो पीडीए गलतफहमी का शिकार हुआ, उस गलतफहमी को उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में दूर कर लिया। और जिस गलतफहमी को उसने दूर किया, वो समझ गया था कि 2022 में हमसे चूक हो गई, हम समझ नहीं पाए बसपा की चाल, हाथी की चाल हम समझ नहीं पाए कि हाथी की चाल क्या है, राजा को प्रोटेक्ट करना है कि नहीं क्या करना है, वो समझ नहीं पाया। लेकिन 24 में पीडीए वर्ग पूरी तरह से समझ गया, और 24 में भी बसपा ने एक खेल किया था, ऐसा नहीं कि 24 में छोड़ दिया था मैदान। 24 में जो आपने कहा राणे वर्सेस राणे, यादव वर्सेस यादव, फलाने वर्सेस फलाने, इस काम 24 में भी बसपा ने किया था लोकसभा चुनाव। लेकिन पीडीए ने अपनी समझदारी का परिचय दिया, और उसके दिमाग में था भाजपा हटाओ, और भाजपा हटाने के लिए पूरा पीडीए कंसोलिडेट हुआ, और सबसे बड़े जो इनके नॉन बायोलॉजिकल नेता हैं उनका 3.25 लाख वोट कम कर दिया पीडीए ने। तो ऐसा न कहिए, एक बार अगर किसी वजह से गलतफहमी हो गई तो बार बार नहीं हो सकती। अब पीडीए के दिमाग में एक सवाल है, भाजपा हटाओ, और भाजपा हटाने के क्रम में अगर कोई दल बीच में आएगा तो पीडीए उसको भी हटाएगा रास्ते से। ठीक है, अशोक भाई ने जो बात कही वो सिर माथे, मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं दूसरे ढंग से अपनी बात कहता हूं, शायद तब ज्यादा कम्युनिकेट हो पाए। अशोक बाबू, ये 24 और 22 और 17 का खेल नहीं है, 19 ना। लोकसभा चुनाव में किसी को हरवाना बहुत ताकत लगती है, तब आप किसी को हरवा सकते हैं। अगर वो पार्टी मजबूत है, कैंडिडेट मजबूत है, बहुत फेफड़े फूल जाएंगे तब हरवा पाओगे, वो भी 2-4 जगह जाके नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है वोट का। मेरी बात से गौतम राणे सहमत होंगे, वो रिसर्च भी करते हैं और चीजों को समझते हैं। क्या नहीं हरा सकते, 2-4-5 सीट पे खेल हो सकता है, बहुत बड़ा आदमी लड़ जाए गुड्डू जमाली टाइप का, तब हरवा सकते हो, 2.5 लाख वोट जीते लाए। लेकिन विधानसभा में भगवान का नाम लो, 22 का नहीं 17 का उदाहरण, 100 सीट आप हारे बसपा के कारण। और उसके बाद एक ताजा उदाहरण देवेंद्र प्रमुख की तरफ का दे देता हूं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में सुन लेना अशोक जी, और अखिलेश जी को बताना कि ये भी ध्यान में रखें। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मोर्चा खोल दिया, एनडीए में रहते हुए नीतीश जी की पार्टी के खिलाफ मायावती स्टाइल में कैंडिडेट उतार दिए। कैंडिडेट कोई बहुत पुराने राजनेता नहीं थे, लड़के टाइप उतार दिए। गौतम राणे आप भी सुन लो, उन्होंने नीतीश बाबू की पार्टी के, चाहो तो नोट कर लो, 38 उम्मीदवार हरवा दिए, उतने ही वोट से हारे उस जितने चिराग की पार्टी ले गई, ठीक। और 38 में से 35 सीटें तेजस्वी जीत गए। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त, कथा पूरी, पंजीरी ले घर जाओ। अशोक जी, ऐसा हो चुका है बगल में, कोई रॉकेट साइंस है यार। 5000 वोट में तो एमएलए साहब भूतपूर्व हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। 5000 वोट में एमएलए साहब भूतपूर्व हो जाते हैं। आपको मिलने वाला 5000 वोट आपके खिलाफ कोई ले गया तो आपको 10,000 का नुकसान हो गया भाई, गई भैंस पानी में। ये बहुत सरल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैंने बिहार का उदाहरण दे दिया। पांच लाख वोट से कुल 5 लाख वोट से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आई थी, लेकिन हो तो गया, हो गया ना। वो खुद कुछ चमत्कार नहीं कर पाए चिराग, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को बौना कर दिया।
नीतीश कुमार के चेहरे का औरा छीन लिया, नूर छीन लिया, इतना तो कर ही दिया। और मान लीजिए 38 की जगह 48 जगह लड़ा दिए होते चिराग, तो हो सकता तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए होते। और यही चीज वहां हुई। इसलिए लोकसभा से तुलना नहीं करिए, लोकसभा बड़ा फलक है, वहां 2000 5000 वोट इधर उधर होने से भी बहुत फर्क पड़े इसकी गारंटी नहीं। पड़ भी सकता है, क्योंकि लोकसभा में भी कुछ सीटें 1000 2000 3000 से भी जीती जाती हैं क्या, लेकिन सब सीटें ऐसी नहीं होती। जहां मार्जिन लाख का है, 1.5 लाख का है, 75,000 का है, और कहीं कहीं तो 8-8 लाख तक का मार्जिन से लोग जीते हैं, वहां कोई कैंडिडेट आप खड़ा भी कर दो जो 10,000 वोट पा जाए तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं। कई बार अशोक भाई, जमानत जिनकी जब्त हो जाती है वो चुनाव हरवा देते हैं। उनकी तो जब्त हो गई लेकिन वो चुनाव हरवा दिए। विधानसभा का रास्ता सकरा है, गली तंग है चुनाव की, उसमें किसी ने साइकिल फंसा दी तो आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती, बाकी फिर चाहे जो हो वो है, वो तो मोपेड पर है, लेकिन उसने मर्सिडीज रोक दी गली में। लोकसभा हाईवे पर होता है, 25 लाख के मतदाता समूह है लोकसभा में, 20 से 25 लाख का, वहां 10,000 5,000 वोट से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधानसभा में पड़ता है। और मुझे लगता है बीएसपी के स्ट्रेटेजी में वही चीज, वही वोट का वॉल्यूम सबसे तेजी से घूम रहा है। और बीएसपी के जो फाउंडर थे, जिनसे मायावती जी ने सीखा, कांशीराम जी, वो भारत के उन गिने चुने राजनेताओं में से एक थे जो किसी भी किस्म की हिपोक्रेसी को सार्वजनिक तौर पर नकारते थे। बाकी लोग बंद कमरे में, वो खुलेआम। वो कहते थे मेरा जब मुझे लाभ होता मैं भाजपा का इस्तेमाल कर लेता हूं, जब लाभ होता है तो कांग्रेस का कर लेता हूं। बोले ये दोनों क्या है, बोले ये एक सांप है एक नाग है, लेकिन हम इस्तेमाल बोले दोनों को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वो पार्टी है, बसपा का डीएनए कांशीराम जी ने तय किया है। वहां कोई वाद और सिद्धांत और फलान ढिकान इसकी कोई नहीं, विशुद्ध प्रैक्टिकल पार्टी है। वोट का खेल कैसे सधे इस आधार पर चलने वाली पार्टी है, जान लीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।